नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर वोटिंग होगी और इसी चुनाव में बीएसपी के हटने के बाद सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच है। शुरुआत में ही बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कई जिलों में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन अभी भी 53 ऐसी सीटें हैं जहां पर टक्कर दिखाई दे रही है। तो पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए 3 जुलाई को वोटिंग होनी है। पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 जुलाई को वोटिंग होनी है। अगर 22 सीटों की बात की जाए, 21 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, यानी सीट निर्विरोध चुन ली गई है, 1 पर एसपी है और अब सीधी टक्कर एसपी और बीजेपी के बीच ही दिखाई दे रही है अध्यक्ष पद को लेकर। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग जारी है। 3 जुलाई को वोटिंग होनी है, लेकिन हम आपको बता दें बीजेपी और एसपी में ही टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती अगर बढ़त की बात की जाए तो बीजेपी 21 सीटों पर निर्विरोध चुन ली गई है, 1 सीट पर एसपी है, लेकिन अभी भी 53 सीटों पर फैसला आना बाकी है और इसलिए ये मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है। तो सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी में अध्यक्ष पद को लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर, और सबकी अपनी अपनी दावेदारी, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। बीजेपी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और एसपी अपनी, क्योंकि इन्हीं के बीच में मेन मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआती बढ़त बीजेपी के पाले में है। 21 अध्यक्ष पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया, निर्विरोध यहां पर चुन लिए गए हैं अध्यक्ष, लेकिन 1 पर एसपी है। लेकिन अभी भी 53 सीटों पर कहा यह जा रहा है कि मुकाबला तगड़ा देखने को मिल सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बागपत से शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, बागपत में क्या दिखाई दे रहा है, कौन यहां पर विजयी हो रहा है? क्योंकि बागपत है किसानों का गढ़, आरएलडी का गढ़, ऐसे में कहां पर बीजेपी है, कहां पर एसपी और कहां पर आरएलडी दिखाई दे रही है? देखिए, आपने ठीक कहा, बागपत जो है किसानों का गढ़ है, आरएलडी की राजधानी बागपत को कहा जाता है और यही कारण है कि जिला पंचायत चुनाव में जो है आरएलडी सबसे ज़्यादा 8 सीट जीत कर आई है। उसके इतर जो बीजेपी है उसके पास 4 सीटें हैं, समाजवादी के पास 4 सीटें हैं। 20 सीटों में से 12 सीट यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने के लिए चाहिए, जिसमें से आरएलडी और समाजवादी गठबंधन के पास ऑलरेडी 12 सीटें हैं। इस तरह से अगर समीकरण की बात की जाए तो आरएलडी का जो है दबदबा यहाँ पर है, लेकिन चुनाव को लेकर घमासान जारी है। सबके अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, आरएलडी भी जीत का दावा कर रही है और कल होने वाले जो है मतगणना में अगर क्रॉस वोटिंग होती है, क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो आरएलडी की मुश्किलें बढ़ेंगी और बीजेपी यहां पर मजबूत होगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो टक्कर है उसमें आरएलडी जो है मजबूत दिखाई दे रही है। कल जो है मतगणना होनी है, जिसको लेकर आरएलडी ने भी कमर कस ली है और बीजेपी ने भी कमर कस ली है। आरएलडी के जो लोग हैं वो गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से कलेक्ट्रेट पहुंचने की अपील कर रही है। उनका कहना है कि जो जिला प्रशासन है वो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा ना हो कि कल उनको जो है जबरन हरा दिया जाए। तो इसलिए जो है रस्साकसी जो है दोनों पार्टियों की जारी है। जी बिल्कुल, तो रस्साकसी दोनों पार्टियों की जारी है और हर जगह पर यही देखने को मिल रहा है कि कहां पर किस सदस्य को अपने पाले में करने की कोशिश तमाम पार्टियों की है। तो इस बीच किस तरह के, अब जिस तरह से आपने कहा कि आरएलडी का वर्चस्व यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम ये मान के चले कि अब ये है कि कहीं, जिस तरह से आपने बताया कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो इसको लेकर सब पार्टियां किस तरह से अब प्रिकॉशन मेजर उठा रही है ताकि अपने अपने लोगों को अपने अपने पाले में रखा जा सके? बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से जो है जिला पंचायत सदस्य चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ था उसी के बाद से ही जो आरएलडी के तमाम जिला पंचायत सदस्य हैं और आरएलडी के प्रत्याशी हैं वो बाहर किसी होटल में रुके हुए हैं। वो यही कारण है कि उनका जो है विपक्षी पार्टी से संपर्क ना हो सके, क्रॉस वोटिंग ना हो और जो है जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो पाला ना बदले। यही कोशिश आरएलडी की तरफ से भी जारी है, बीजेपी की तरफ से भी जारी है। इससे पहले बागपत चुनाव, क्योंकि रोमांचक चुनाव फिलहाल यहाँ पर जारी है, पहले जो है पर्चा उठाने की बात सामने आई थी, उसके बाद कलेक्ट्रेट में हंगामा हुआ था आरएलडी, उसके बाद फिर डीएम का स्टैंड आया था कि पर्चा नहीं उठाया। लेकिन कल एक बार फिर देखना होगा कल क्या स्टैंड रहता है। बिल्कुल, कल क्या स्टैंड रहता है, कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं होती है, जीते जीते आरएलडी हार तो नहीं जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका कल तक के लिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल आज अपना चार्ज संभाल लेंगे और इस दौरान कार्यकारी डीजीपी प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को उनका पदभार सौंप देंगे। खबर है कि दोपहर 12:30 बजे के करीब मुकुल गोयल डीजीपी का चार्ज संभाल लेंगे। वहीं चार्ज लेने से पहले आज लखनऊ में नए डीजीपी हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया है। तो मुकुल गोयल आज अपना चार्ज लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले खबर यह आ रही है कि लखनऊ में नए डीजीपी हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर वहां पर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास वो डीजीपी पद का कार्यभार संभाल लेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नए डीजीपी मुकुल गोयल को, आप देख सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, इसलिए जिम्मेदारी संभालने से पहले भगवान की शरण में पहुंचे हैं मुकुल गोयल। भगवान का आशीर्वाद लिया है और संकट मोचन अपने आप में सारे संकट हरते हैं। तो अब जो काम की जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से वो देखेंगे, इसके लिए भी भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं मुकुल गोयल। आज हम आपको बता दें कि 12:30 बजे वो अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। तो यूपी के नए डीजीपी हैं और नए डीजीपी का चार्ज संभालने से पहले भगवान की शरण में पहुंचे हैं मुकुल गोयल। आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। नए डीजीपी जो आपसे कुछ देर में अपना चार्ज संभाल लेंगे और आज सुबह वो मंदिर पहुंचे। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे हैं। अपनी पत्नी और परिवार के साथ हनुमान सेतु में उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए हैं, वहां पर शीश नवाया है। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल यूपी के डीजीपी घोषित होने से पहले एडीजी बीएसएफ थे और आज ही उनको यूपी के डीजीपी के तौर पर चार्ज लेना है। सुबह लखनऊ पहुंचे हैं फ्लाइट से और ऑफिस ना जाकर सबसे पहले हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ और यहां पर शीश नवाया है। दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद मुकुल गोयल अपने दफ्तर जाएंगे। माना जा रहा है तकरीबन 12:30 बजे वो चार्ज लेंगे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ में हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने भी 23 जनवरी 2018 को चार्ज लेने से पहले नए डीजीपी मुकुल गोयल हनुमान सेतु दर्शन करने के बाद जा रहे हैं। जैसा उन्होंने साफ किया है कि वो ऑफिशियली प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तभी मीडिया से बात करेंगे। अभी वो अपने व्यक्तिगत दर्शन पर आए हुए थे। उन्होंने यहाँ हनुमान सेतु पर दर्शन किए हैं, पुजारी से मिले हैं, यहाँ पर शीश नवाया है। जाहिर सी बात है चुनौती भरा उनका कार्यकाल होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव उनको संपन्न कराने हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, यहां पर हम आपको बता दें लखनऊ में मशहूर शाह मुनव्वर राणा के घर देर रात रायबरेली पुलिस पहुंची है। बताया जा रहा है कि रायबरेली की किसी जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर पुलिस उनके घर पहुंची। मुनव्वर राणा की बेटी और एसपी नेता सुमैया राणा ने रायबरेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वारंट के पुलिस उनके बेडरूम तक जा पहुंची। मुनव्वर राणा मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं और वहां पर कोई जमीन विवाद था जिसकी वजह से रायबरेली पुलिस लखनऊ पहुंची, मुनव्वर राणा के घर तक पहुंची है और मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा का कहना है कि बिना वारंट के पुलिस जो थी वो उनके घर में दाखिल हुई, उनके बेडरूम तक जा पहुंची। तो ये पूरा मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। मुनव्वर राणा चूंकि रायबरेली के रहने वाले हैं और किसी जमीन विवाद को लेकर रायबरेली पुलिस देर रात उनके घर पहुंची थी, लेकिन अब जिस तरह से सुमैया राणा ने कहा है कि पुलिस जबरन उनके घर में घुसी है, आइए सुनते हैं सुमैया राणा ने क्या आरोप लगाए पुलिस पर। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। प्लीज आप सब जो भी ये वीडियो देखे हमें सपोर्ट कीजिए। और मुनव्वर राणा ने भी इस पर अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं उनको भी। कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो कहने नहीं कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ लाए हैं,
कुछ नहीं, पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर, पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। ऋषभ, ये पूरा विवाद आखिर है क्या? रायबरेली पुलिस पहुंची थी देर रात मुनव्वर राणा के घर, किस बात को लेकर पहुंची थी, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अब तमाम पर्दे खुल गई हैं इस पूरे मामले की। रायबरेली पुलिस कुछ देर ही में ही इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन रायबरेली पुलिस के सूत्रों से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अभी चंद रोज पहले मुनव्वर राणा के बेटे ने एक FIR दर्ज करवाई थी रायबरेली में और ये कहा था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। उस मामले की जांच में जब रायबरेली पुलिस जुटी तो ऐसी जानकारी दी जा रही कि वो मामला फर्जी था, इन्होंने अपने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने ऊपर हमला करवाया था और पुलिस सिक्योरिटी लेने के लिए ये पूरी कहानी रची गई थी। पुलिस जांच में जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो मुनव्वर राणा के बेटे से पूछताछ करने के लिए रायबरेली पुलिस देर रात आई थी। तो जो आरोप लगाया गया है बदसलूकी का, इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। उन्होंने, पुलिस ने वहां पर कैसा अपना बिहेवियर किया, लेकिन मुनव्वर राणा के बेटे ने जो एक FIR दर्ज करवाई थी वो मामला फर्जी साबित हो रहा है कि खुद जो सिक्योरिटी लेने के लिए अपने ऊपर अपने ही लोगों से हमला करवाया था। तो अब वो उनका बेटा खुद आरोपी बन चुका है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब शायद उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, चलिए, रायबरेली पुलिस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसका भी हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी-शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को आपको स्कैन करना। और ब्रेक के बाद अब देश का कोरोना अपडेट आपको बताते चले तो 24 घंटे में 46,617 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 59,384 लोग ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में ही 853 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और जहां से एनकाउंटर की बात अब करते हैं, यहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुंछ थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर किया गया है। 5 बदमाश बताए जा रहे थे और जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए, जबकि 3 फरार होने में कामयाब रहे। और उन्नाव से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर रेप पीड़िता की मदद करने पर मारपीट की गई। कुलदीप सेंगर के समर्थकों पर आरोप है कि रॉड से पिटाई का आरोप इन पर लगा है। 3 पर केस दर्ज हो चुका है। दुष्कर्म मामले में दोषी है कुलदीप सेंगर। पुलिस ने नशे में मारपीट का ये पूरा मामला बताया है। माकी थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह है, इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति बालम ने इनके साथ मारपीट किया है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। वजह क्या बताई है मारपीट की कोई खास वजह नहीं है। शराब पी करके झगड़े की बात अभी तक प्रकाश में आई है। इसमें और गहराई से जांच की जाएगी और जो भी इसका कारण होगा उसके आधार पर विवेचना में कार्रवाई। एक्चुअली मैं महेश सिंह का भांजा हूँ और महेश सिंह के पैरोकार हूँ और उन विधायक जी के आदमी ने हमको मारते हैं, कहते हैं कि सुलहनामा करो, नहीं मारेंगे। उनको ज़बरदस्ती धमकाते हैं और जब कोई बात होती है तो जहाँ मिलते तहाँ मारते हैं। ये 4-5 दफ़े हो गया मारने का, फिर 4-5 दफ़े मारा। मैं थाने में भी FIR किया, लेकिन थाने में आज तक अभी तक कोई नहीं सुनवाई हुई। जब काल ज़्यादा हमको मारा, राड से मारा, लोहे के राड से मारा। मेरे शरीर में एक अंग नहीं बचा है। और अब बात करते हैं स्मारक घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जिसमें विजिलेंस ने दोनों पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबुल सिंह कुशवाहा को नोटिस भेजकर जुलाई के तीसरे हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया है। बीएसपी सरकार में 4200 करोड़ का घोटाला हुआ था। नोएडा, लखनऊ में स्मारकों के निर्माण में यह घोटाला का आरोप है। अब तक इसमें 23 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और
और नोएडा थाना सेक्टर 24 और 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों को चोरी करने वाले अंतरराज्य गिरोह कबूतर गैंग के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महंगी कारें चोरी की हैं और पुलिस के गिरफ्त में खड़े यही वो 5 बदमाश हैं जिन्होंने लग्जरी गाड़ियों की चोरी की। ये बदमाश दिल्ली एनसीआर की गाड़ियों पर हाथ साफ करते हैं। गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, इन्हें गाड़ी पार करने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और इन 2-3 मिनटों में ये लोग गाड़ी का लॉक भी तोड़ देते हैं और गाड़ी को लेकर रफू चक्कर भी हो जाते हैं। पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि ये चोर अपने पास कई तरह के गाड़ियों के लॉक तोड़ने वाले उपकरण रखते थे, जिनके सहारे ये गाड़ियों के लॉक तोड़ते थे। पुलिस ने बताया कि ये गैंग कबूतर गैंग के नाम से दिल्ली एनसीआर में फेमस है। इस गैंग का सरगना हारून पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया है। जो चोरी कर देते हैं ये एक तरफ फर्स्ट रिसीवर मान लेते हैं, फर्स्ट रिसीवर के बाद ये लोग सेकंड रिसीवर एक दिल्ली में बैठता था उसको भी बेच देते हैं। अभी हमारा टीम को सफलता मिली कि 10 गाड़ी 4 व्हीलर है, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, एक इनोवा और एक स्कॉर्पियो भी है, इसमें इंक्लूडेड है। 10 4 व्हीलर चोरी को हम लोग रिकवर किए हैं। 10 में 5 गाड़ी तो कनेक्टेड है, जिसमें एक इनोवा हमारा 24 थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हारून, गुलफाम और अमित दिल्ली एनसीआर में लग्जरी गाड़ियों को ऑन डिमांड चोरी करते थे। उसके बाद उन गाड़ियों को अन्य गिरफ्तार साजिद को बेच देते थे। उसके बाद साजिद गिरफ्तार आरोपी यूसुफ के मदद से गाड़ियों में टेम्परिंग करके उन्हें दिल्ली, नेपाल, पंजाब और कश्मीर में ऑन डिमांड बेचते थे। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से अमित सिंह की रिपोर्ट। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कानपुर के पनकी के पंचमुखी हनुमान मंदिर के दान पात्र से चोरी का अब वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। मंदिर के महंत जितेंद्र दास पर चोरी का आरोप लगा है। तो महंत जो मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं उन्हीं पर चोरी का आरोप लगा है। तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको बता दें, कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर है पनकी के पंचमुखी हनुमान मंदिर में दान पात्र से चोरी का ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में ये कैद हुई है पूरी तस्वीरें। बताया ये जा रहा है जो मंदिर के महंत है जितेंद्र दास, उन्हीं पर चोरी का आरोप लग रहा है। तो किस तरह से अपने ही मंदिर में चोरी करते दिखाई दिए हैं जितेंद्र दास, चोरी का आरोप उन पर लगा है। सीसीटीवी में इस चोरी की पूरी तस्वीर कैद हो गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ